नमस्कार साथियों, शिक्षाविद सौरभ के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो विषय संधि है। संधि क्या होती है, संधि जब नाम सुनते हैं तो क्या एक चित्र जो बनता है, संधि क्या है। तो संधि सुनते ही व्याकरण के कोई नियम के बारे में मालूम पड़ता है कि ये कोई व्याकरण का हिस्सा है जिसमें दो वर्णों की संधि होती है। संस्कृत का एक अभिन्न हिस्सा है संस्कृत व्याकरण का। तो संधि की जो उपयोगिता है वो श्लोकों में बहुत दिखती है। जो वेद और मंत्र जो उच्चारण होते हैं, तो आप संस्कृत के जो वाक्य देखते होंगे वो बहुत लंबे होते हैं। एक्चुअल में वो लंबे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो सभी में संधि की जाती है, सभी दो वर्णों में संधि करके, और उस वाक्य को एक ज़्यादा स्पेस में न लिखकर कम जगह में हटाने के लिए कह सकते हैं, उसको सीमित करने के लिए एक श्लोक लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। अभी हम लोग बात करेंगे संधि क्या है। तो संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि शब्द जो है, इसको सुनते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है? किसी मेल से। मेल का मतलब है कि दो लोगों के बीच कोई आपसी सहमति हो जाती है, दो लोग जब आपस में मिल जाते हैं। या जैसे कि आपने सुना होगा जनरल नॉलेज में कि दो देशों के बीच संधि हो गई, दो गुटों के बीच संधि हो गई, या दो जो आपस में कोई व्यक्ति लड़ रहे हैं या पहले से उनकी अनकही चल रही है या थोड़ी सी लड़ाई वगैरह है, तो बाद में संधि हो जाती है, यानी मेल मिलाप हो जाना। ठीक है, संधि का मेन मकसद यही है, जोड़ना और मेल करना। ठीक है, तो मेल और जोड़ भी कह सकते हैं। यहाँ दोनों शब्द लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम इसको व्याकरणिक रूप से देखते हैं संधि क्या होती है। क्या होती है संधि? परिभाषा देख लेते हैं कि जब दो परस्पर वर्णों का, जब दो परस्पर वर्णों का मेल होता है, जब दो परस्पर वर्णों का मेल होता है और उससे विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब कोई चेंजेस आते हैं। ठीक है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? परिभाषा थोड़ी लंबी लग रही होगी कि जब दो परस्पर वर्णों का, परस्पर मतलब जो नज़दीक के जो वर्ण होते हैं, संधि तभी होगी जब आपस में दो लोग नज़दीक होंगे, है ना। तो जब दो परस्पर वर्णों का, लेटर्स का, जो आपको मैंने वर्णमाला में पढ़ाया है, उसका जब मेल होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और मेल होने से क्या होगा? कुछ तो परिवर्तन आएगा ना। जैसे दो व्यक्ति जब आपस में मिलेंगे तो कुछ आपसी सुलह हो जाती है, सहमति होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो दो विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण पर आते हैं। ये परिभाषा नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आगे आते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं गणेश। अब बताइए इसमें कोई संधि हुई है क्या? हाँ, हुई है गणेश में संधि। इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। गण जोड़ इस, नौ और ई, ये दोनों नजदीक के वर्ण हैं, इसीलिए मैंने क्या लिखा था? परस्पर वर्ण। ठीक है, तो इन दो वर्णों के बीच संधि हुई है और इससे जो विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है? ए बना है। और इस ए को मात्रा में ऐसे लिखते हैं, तो ये आपको यहाँ मात्रा में दिख रहा है गणेश। समझ में आ रही है बात? चलिए और उदाहरण देखते हैं। आइए और उदाहरण देखते हैं। एक अब साधारण सा उदाहरण ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि विद्यालय। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है ये। हम लोग अपनी स्कूल के दिनों में ये उदाहरण एकदम जवान पर रटी होती थी। विद्यालय, विद्यालय की संधि विच्छेद क्या होती है? विद्या जोड़ आलय, विद्या धन आलय।
विद्यालय, इसमें आ और आ, दो आ के मिलने से भी ये आ ही रहता है, आ हो जाता है, लेकिन इसकी जो मात्रा होगी ये मात्रा बनेगी। ठीक है, तो ये हो गया विद्यालय, विद्या और आलय, आलय का मतलब क्या होता है? घर। ये तो हो गए। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि मैंने श्लोक की बात की थी परिचय देते समय। जैसे कुछ शब्द है गंतुम, ठीक है, ये महालंत लिखा है। उसके बाद है इच्छामी, अब देखिए यहाँ भी दो परस्पर वर्ण हैं। ये जो दो परस्पर वर्ण मिलेंगे तो इससे जो संधि होगा वो क्या होगा? ये तो म है, म ह्रस्व विकारी होगा, गंतुम इच्छामि। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो मात्रा आप देख रहे हैं ये क्या है? ह्रस्व ई की मात्रा है, ये ह्रस्व ई की मात्रा है। तो संधि होने पर क्या हुई? मात्रा का प्रयोग हमने किया, ये जो है ये मात्रा का प्रयोग हमने किया और ये हलंत हट गया। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया गंतुम इच्छामि, यहाँ भी संधि हुई है। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ रही है बात? देख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अत्र आगच्छतु, ये भी देख लीजिए। जैसे अत्र है और दो अलग दो शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, दो शब्द लिखे हुए, सॉरी माफ कीजिएगा, अत्र आगच्छतु, यहाँ आइए। इसको पता है एक शब्द बनाने के लिए इसमें संधि कर देते हैं, इसको लिखते हैं अत्रागच्छतु। ये जो स्पेस इतना था ये घट गया, मैंने परिचय देते समय बताया था आपको। ये अत्रा कैसे हुआ? त्र में एक व्यंजन वर्ण है त्र, इसमें क्या है छुपा हुआ? अवर्ण है, और यहाँ क्या है? आ है। तो अ और आ के मिलने से कौन सा वर्ण बनता है? आ, और मात्रा कौन सी लगती है? एक, ये मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये मात्रा यहाँ लगी हुई है। तो त्र में ये वाली मात्रा जो है यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रा, तो हो गया अत्रा गच्छतु, हो गई, संधि हो गई है। ठीक है, तो अब ओवरऑल समझ गए होंगे संधि क्या चीज़ है। बहुत आसान है संधि समझना। चलिए अब आते हैं संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार है संधि के? पहला है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। दिखाई दे रहा है? विजुअल है? चलिए, ये संधि के 3 प्रकार हैं, ध्यान में रख लीजिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आगे आते हैं। एक प्रश्न आ सकता है, बता देता हूं कि संधि की क्या पहचान, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ संधि हुई है। पहली पहचान जो है मैंने परिभाषा देते समय ही बताया था आपको, परस्पर वर्णों का मेल होगा, परस्पर वर्णों का मेल, ठीक है। दूसरी पहचान क्या है? विकार और परिवर्तन की उत्पत्ति होगी, मतलब उसमें परिवर्तन होगा जब मेल होगा तो, विकार और परिवर्तन। तीसरी पहचान क्या थी? जब परिवर्तन होगा तो वो किस में बनेगा? जो स्वर वर्ण है वो स्वर वर्ण की मात्रा में वो लिखा जाएगा, वो मात्रा बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था गंतुम इच्छामि है, म है और धन ई है, तो ये जो ई स्वर वर्ण है तो ये स्वर वर्ण की मात्रा ऐसे बन जाएगी। तो जब इसको जोड़ेंगे तो मात्रा में लिखेंगे, ठीक है, न कि ई लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो स्वर वर्ण को हम जब संधि हो जाएगी 2 वर्णों में, व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण की संधि हो रही है, या स्वर वर्ण और स्वर वर्ण की ही संधि हो रही है, या स्वर और व्यंजन की संधि हो रही, वर्ण कोई भी रहे, व्यंजन हो या स्वर हो, मात्रा जो होगा वो स्वर वर्ण का बनेगा। जितने भी स्वर वर्ण की मात्रा कैसे लिखते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ। तो क्या होगा?
मात्रा जुड़ेगा, ठीक है, मात्रा लगेगा संधि होने पर। समझ रहे हैं? तो ये 3 पहचान है कि मात्रा वहाँ होगा, ठीक है। ये 3 पहचान ध्यान रखना है। अब आगे आ जाते हैं कि मात्रा कैसे कैसे बनते हैं, ये भी देख लीजिए। अ को तो जानते ही है, अ की मात्रा जो है वो छिपी हुई होती है। जैसे क है तो क में ये अ छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसकी तो कोई मात्रा आपको दिखेगी नहीं। जो 2 मात्रा की है उसमें मात्रा दिखती है। दो मात्रा के वर्ण, स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। आप स्वर वर्ण है, दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, री है, ठीक है, और दीर्घ री है। फिर उसके बाद ए नहीं है क्योंकि ये 2 मात्रा का वर्ण नहीं है। आई है, ए भी है, माफ कीजिए वो भूल गया मैं, ए भी है, इसकी भी मात्रा होती है। आई है, ओ है और औ है। इसकी मात्रा कैसे लिखेंगे नोट कर लीजिए। ये मात्रा है आ की, दीर्घ की जो मात्रा है ये है। मैं ह्रस्व की मात्रा बताना आपको भूल गया, ओहो माफ कीजिए, ये छूट गया इसमें। आ की मात्रा हो गई, ये ह्रस्व ई की मात्रा हो गई ऐसे, ये दीर्घ ई की मात्रा हो गई, ये रहा ह्रस्व ऊ। सिर्फ अ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है, वो शून्य होता है स्वर वर्ण में। ऊ है, ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। दीर्घ ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब बाकी आगे कौन सा बच गया, ह्रस्व ई री, ये दीर्घ री है। ह्रस्व री, ह्रस्व री के लिए ये इस मात्रा का, दीर्घ री के लिए डबल ये देंगे। ए के लिए इस मात्रा का प्रयोग है, आई के लिए इस मात्रा का प्रयोग करेंगे, ओ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करेंगे और औ के लिए 2 एकले का प्रयोग करेंगे। ये मात्रा है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब संधि में मात्रा होगी, विकार उत्पन्न होगा और 2 परस्पर वर्णों का मेल होगा। ये 3 पहचान है संधि के, इसको नोट कर लीजिए। अब मैंने जो आपको बताया था स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के जो 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि में सिर्फ स्वर वर्णों का ही मेल होगा, स्वर वर्ण ही जुड़ेंगे, ठीक है। अ के साथ ई का मेल हो सकता है, अ के साथ आ का मेल हो सकता है, ई के साथ अ का मेल हो सकता है, ठीक है। सिर्फ स्वर वर्ण का ही मेल होगा, इसको स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब 2 स्वर वर्णों का मेल हो, स्वर वर्णों का मेल हो, जब 2 स्वर वर्णों का मेल हो तब वो क्या है, स्वर संधि कहलाती है। यहाँ एक और चीज़ ऐड कर लीजिए और उसके बाद जो परिवर्तन उत्पन्न हो, ठीक है, लिख दूँ क्या या आप लोग नोट कर लेंगे, लिख देता हूँ। जब 2 स्वर वर्णों का मेल हो और उससे विकार और परिवर्तन उत्पन्न हो, विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, उसे स्वर संधि कहते हैं। चलिए अब आते हैं इसके उदाहरण पे, उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या उदाहरण है। कमलेश, कमलेश नहीं, माफ कीजिए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। गिरीश,
एक शब्द है गिरीश, इसमें स्वर संधि हुआ है। कैसे दिखते हैं? गिरी, गिरी का मतलब क्या होता है? पर्वत। और इसका मतलब ईश्वर होता है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो दो पद हो गए, ऐसे नहीं कुछ कुछ साधारण पद हो जाएंगे कि आप गी जो रिस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोनों जो पद आप अलग करेंगे ये मीनिंगफुल होने चाहिए, इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दो कोई भी वर्णों को तोड़ देंगे, सॉरी कोई भी शब्द और पद को तोड़ देंगे और कहेंगे संधि विच्छेद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और संधि की जो पहचान है, जो उसके 3 लक्षण है, मैंने आपको बता दिए, तो उसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों के अर्थ है। गिरी का मतलब क्या होता है? जानते हैं, पर्वत होता है। ईश का मतलब ईश्वर होता है, ठीक है। तो ये गिरीश है। अब इसमें क्या है, इसको आपको मैं पहले वर्ण विच्छेद पढ़ाया था। वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो इसमें र में कौन सा वर्ण छिपा है? ह्रस्व ई, ठीक है। तो इसके साथ ये नज़दीकी वर्ण कौन सा है? ह्रस्व ई। इधर कौन सा वर्ण है? दीर्घ ई, ठीक है। तो अब देखिए, ये रहा स्वर वर्ण, ये भी रहा स्वर वर्ण। तो जब भी दो स्वर वर्णों का मेल होगा तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे, और ये ह्रस्व ई और दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई ही होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे दीर्घ। और इसकी मात्रा क्या है? ये यहाँ पे यहाँ मात्रा लगी है, यहाँ ये मात्रा नहीं लगी क्योंकि यहाँ संधि विच्छेद हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए और उदाहरण, एक और उदाहरण देख लेता हूँ। मठाधीश, मठाधीश, इसमें 3 जगह संधि हुई है, लेकिन मैं दो अभी अलग कर देता हूँ। मठ, इसको छोड़ते हैं, इसमें गलती हो सकती है। साधारण सा उदाहरण लेते हैं, आपको हम मंत्रालय ले लेते हैं, या सूर्योदय ले लेते हैं। सबसे सूर्योदय, ठीक है। इसमें अलग अलग वर्ण होंगे, उसमें नहीं होते, एक ही वर्ण स्वर वर्ण निकलते। तो अब देखिए, अब इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सूर्य जोड़ उदय। यहाँ तो स्वर वर्ण है ही, यहाँ भी स्वर वर्ण होना चाहिए, तभी इसे हम स्वर संधि में शामिल करेंगे। तो इसकी संधि विच्छेद कर लीजिए, सॉरी वर्ण विच्छेद कर लीजिए, माफ़ कीजिएगा। तो इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? य में क्या है? अ छिपा है ना। और सूर्य, ये जो है ये र पहले आता है, तो ये आखिरी वर्ण कौन सा है? अ। नज़दीकी वर्ण ये है, तो ये इधर हो गया उ। तो ये जो दो वर्ण हैं, ये देखिए यहाँ अ जैसा कोई आ नहीं वर्ण है, तो अ और उ के मिलने से क्या होता है? ओ होता है। ये है स्वर संधि की पहचान। दोनों स्वर वर्ण है, अ और उ, सूर्य जोड़ उ, उदय, सूर्य जोड़ उदय मिलकर ये हो गया सूर्योदय। और ओ की मात्रा ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 2 उदाहरण हो गए। अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। व्यंजन वर्ण, सॉरी व्यंजन वर्ण की जो संधि होती है, व्यंजन संधि, उस पर आते हैं। व्यंजन संधि, इसमें क्या है? जब दो वर्ण परस्पर वर्ण, कौन से वर्ण? परस्पर, ठीक है। जब दो परस्पर वर्ण क्या हो? व्यंजन या स्वर हो, और उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, और उससे जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है। लिख लीजिए, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्या है? जब दो परस्पर वर्ण क्या हो? व्यंजन या स्वर,
स्वर संधि में बस 2 स्वर वर्ण ही होने चाहिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें व्यंजन और स्वर दोनों हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ण का व्यंजन होना जरूरी है। उदाहरण से समझते हैं, आइए ये नोट कर लीजिए। बहुत साधारण सा उदाहरण है एक, दिगंबर। दिगंबर, दिगंबर, ठीक है। इसको हम संधि विच्छेद करते हैं। इसको जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो ये होगा दिक जोड़ अंबर। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो है क में हलंत लगा, इसका मतलब इसमें स्वर वर्ण नहीं है, ठीक है। इसमें कोई अ वर्ण या स्वर वर्ण नहीं छिपा है, ये पूर्ण रूप से व्यंजन है, सॉरी ये व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो ये क व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर वर्ण तो है नहीं। अब जब स्वर वर्ण नहीं है तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि का जो यहाँ नियम लगता है ये लगता है कि जब किसी वर्ग का पहला वर्ण क जो है और उसके जो बाद का जो वर्ण है ये अस्वर हो तो इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क का वर्ग कौन सा है? क वर्ग। इसके वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? क ख ग, तीसरा वर्ण ग है। तो जब इसकी संधि होगी तो ये ग हो जाएगा। ये है व्यंजन संधि। समझ में आ रही है बात? तो ये हो गया ग, और यहाँ देखिए ग है, दिगंबर हो गया, और दिगंबर हो गया, ग हो गया, तो ये अ है। अब ये अ क्या है? इसमें छिप जाएगा, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ अ नहीं लिखा तो हो गया दिगंबर, हो गया। ये पूर्ण रूप से अब ये ग हो गया। इसको कहते हैं व्यंजन संधि। यहाँ दिख रहा है दिगंबर लिखा हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये ग तो हो गया तो ऐसे लिखेंगे दिग अंबर। ऐसा नहीं होगा, ये जो आप लिखेंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये व्यंजन संधि नहीं है। ये इसके बाद अभी तो संधि हुआ ना, तो संधि हुआ तो क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ, ये परिवर्तन हुआ, ग वर्ण बना, और ये और जो स्वर है ये स्वर वर्ण इसके साथ शामिल हो जाता है, संधि हो जाती है इसकी। ये जो वर्ण था इसकी संधि हो गई ना, तो इसके बाद तो कोई वर्ण बचा ही नहीं, ये तो आ गया आपके इसके साथ, बचा यही अंबर, ठीक है। तो ये अंबर जुड़ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं लिखेंगे, ये सही माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सही है। अब आगे आते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। और क्या उदाहरण दिखा जाए? हाँ, जैसे संस्कृत है, शब्द जो है समजुड़ कृतम, ये भी शब्द है। संस्कृतम जो शब्द है इसमें भी संधि हुई है। तो जो आप संस्कृत शब्द देखते हैं ना, संस्कृतम, इसमें भी संधि हुई है। इसमें क्या संधि हुई है? ये थोड़ा सा कठिन है, तो इसमें बता देते हैं। सम जोड़ कृतम। पिछले वाले जो उदाहरण में हम देखे थे, क्या देखे थे कि एक वर्ण व्यंजन था, कौन सा? क, और दूसरा वर्ण जो था वो स्वर था। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें जो पहला वर्ण है वो भी व्यंजन, सॉरी ये भी व्यंजन वर्ण है और ये भी दोनों के दोनों व्यंजन वर्ण है। तो दो व्यंजन वर्णों में भी संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ सम जोड़ कृतम मिलकर क्या हो जाता है? संस्कृतम। ये म जो है जब क के साथ मिलेगा तो इसका एक सूत्र है, मैं भूल रहा हूँ अभी, तो ये स बन जाता है, ठीक है। म का अनुस्वार हो जाएगा और ये संधि होगी तो आधा स हो जाएगा, तो संस्कृतम ये हो जाता है। ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। एक और है संस्कारः, वो भी आता है इसी में, संस्कारः। तो ये सब जो थे ये व्यंजन संधि के उदाहरण थे, मैंने आपको समझा दिया है। संस्कृतम पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं कल देखता हूँ, इसमें संधि विच्छेद में क्या होती है, इसका संधि विच्छेद किस सूत्र से होता है, तो इसमें थोड़ी सी शंका है। हाँ, और अब है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को देख लेते हैं, आखिरी जो हमारा बचा है। फिर उसके बाद हम विस्तार से इस पर बात करेंगे। इसमें शायद कहीं कहीं थोड़ी सी दिक्कत भी होती है वर्णों को अलग करने में।
तो सूत्र के हिसाब से जब मैं आपको समझाऊंगा तो उदाहरण में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी। वैसे इसमें आप समझ गए होंगे कि व्यंजन संधि क्या होता है, स्वर संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या है, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? जब दो परस्पर वर्णों में संधि होगी, वर्णों में संधि होगी, उसमें एक वर्ण विसर्ग होगा। ठीक है, उसमें एक वर्ण विसर्ग होगा। उसे विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि क्या है? शब्द से यह स्पष्ट है, विसर्ग का होना जरूरी है। बाकी जो आगे के जो वर्ण रहेंगे वो वर्ण क्या हो सकते हैं? व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं और स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, लेकिन विसर्ग का होना जरूरी है। इसके बाद आप स्वर वर्ण रहे तो भी विसर्ग संधि होगी, या व्यंजन वर्ण रहे तो भी विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ये पहचान है इसकी, विसर्ग का होना लेकिन जरूरी है। जैसे देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि निश्चल, निश्चल कहते हैं। हाँ, निश्चल, निश्चल जो शब्द है, निश्चल, हिंदी में भी ये शब्द बहुत प्रसिद्ध है, निश्चल। इसमें क्या है? नि, ये उपसर्ग है और इसमें ये लगा है छल, ये हुआ विसर्ग संधि। यहाँ व्यंजन वर्ण है लेकिन यहाँ विसर्ग है, और इन दोनों के मेल से यहाँ तालव्य शब्द की उत्पत्ति होगी और ये निश्चल हो जाएगा। इसका एक नियम है, वो सूत्र की चर्चा हम विस्तार से करेंगे अगली कक्षा में। तो ये क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। हाँ ठीक है, देख लीजिए, मिटा दो इसमें। एक और चीज़ है, जैसे कोई वाक्य होते हैं ना, जैसे कि राम और लक्ष्मण, ये लिखा होता है रामः च लक्ष्मणः। ठीक है, इसमें भी संधि कर देते हैं। कैसे संधि करते हैं? ये रामः लिखा है ना, ये च को मिलाकर यहाँ क्या कर देंगे? रामश्च, रामश्च लक्ष्मणः, राम और लक्ष्मण। तो ये जो विसर्ग के साथ यहाँ जो हो रहा है, क्या हो रहा है? विसर्ग के साथ च वर्ण की संधि हो रही है और ये आधा तालव्य स बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हुआ रामश्च लक्ष्मणः। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है बात। तो आज की कक्षा यही अब समाप्त करते हैं। मैंने आपको मूल रूप से जो संधि क्या होता है, संधि का क्या परिचय है, संधि के कितने भेद होते हैं, ओवरऑल मैंने एक आपको आइडिया दे दिया है। और विस्तार से जो इसकी बात करेंगे वो सूत्रों के आधार पर बात करेंगे। सूत्र में क्या है कि अकः सवर्ण दीर्घ है, इको या नची है, स्वर वर्ण, स्वर संधि के बहुत सारे भेद हैं, तो उन भेदों पर भी चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के भी सूत्र हैं, विसर्ग संधि के सूत्र हैं। तो जब सूत्र को स्पष्ट करेंगे ना, तब एक भी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।